नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आपका जो है 3 अगस्त से स्टार्ट है और 21 अगस्त तक पेपर चलेगा। देखिए, आपके लिए जो है ना 2500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं 25 दिन में। और ये क्वेश्चन 2025 में अभी ग्रुप डी में जो आपका पेपर हुआ था 25-26 में, उसमें जो लेटेस्ट सवाल है वो सवाल है जिसका 6 क्लास हो चुका है। यहाँ पर डे 5 आपको दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैंने एक क्लास पहले ही करा दिया था। तो टोटल 600 क्वेश्चंस आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने वो सब क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आपको जो है चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने 2 बनाए हैं, एक करेंट अफेयर्स का और एक साइंस का। तो देखो, मैंने 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी करवा दिया है, और 2025 के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है पिछली बार जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टाइप से करवा रहे हैं। वो सारा आपको करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितनी भी वीडियो है सारे देख डालना। एक वीडियो देख कर जाओगे करंट अफेयर्स का सिलेक्शन स्कोर नहीं कर पाओगे। 2 क्लास देख कर जाओगे स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम 2000 क्वेश्चन लगाने हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यही आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आपको मेरिट बनाने में सहायता करेगा। तो करंट अफेयर्स में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से 16-17 क्वेश्चन कर लोगे अगर आप रेगुलरली सारे क्लासेस मेरी देखते हो तो। ठीक है, तो वो सब क्लासेस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देख लेना। चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, मटर के पौधों में, देखिए मटर के पौधों में बोनेपन के लिए स्मॉल टी जैसे अप्रभावी विशेषक जो है केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो आपका आनुवांशिकता वाला चैप्टर है उससे उसका ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो मटर के पौधों में बोनेपन के लिए स्मॉल टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक देते हैं भाई। इसी कारण याद रखना, क्योंकि जो प्रभावी एलील होते हैं ये अप्रभावी एलील को ढक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्रोत से निकाला जाता है। तो इनमें से कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें पानी को पंपों के द्वारा गहरे स्रोत से निकाला जाता है। तो याद रखना ट्यूबवेल ऑप्शन नंबर सी, इसमें पानी को पंपों के द्वारा गहरे स्रोत से निकाला जाता है भाई, याद रखना। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापन पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है। देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा वाष्पन। वाष्पन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाली पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले जो पोल्ट्री पक्षियां होती हैं उनको बॉयलर कहा जाता है साथियों, बॉयलर। और जो अंडे होते हैं, अंडे उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो लेयर्स कहा जाता है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक है जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ल्यूकोप्लास्ट आप याद रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहा जाता है। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उनके बीच दूरी भी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल क्या होगा। देखिए, यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए तो जो गुरुत्वीय बल होगा ना, ये अपरिवर्तित रहेगा। याद रखना, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगा। किसी तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई, जल में जो ध्वनि की चाल होती है ये बढ़ती है। याद रखना, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, बताइए।
ये तार है, 4 प्रकार का आपको लिखा हुआ है और ये सभी तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो भाई उस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा जो कि छोटा होगा और मोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, छोटा और मोटा तार, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प को चुने। जहां अभिकथन और कारक आपको दे के रखा है, अभिकथन ए में लिखा हुआ है कि अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा जो है प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो सही कथन है, ये सही अभिकथन है आपका। आर में लिखा हुआ है, अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है, बिल्कुल होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो विस्थापन को दर्शाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को। बहुत ही अच्छा सवाल है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो याद रखना, देखो ये रफ होता है, ये चिकनी होता है, किसकी उपस्थिति के कारण ये रफ होता है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल को दर्शाता है? तो कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल को कौन दर्शाएगा? तो भाई कोई भी ठोस होगा तो देखो लोहे की छड़ जो कि ठोस है और ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही सामने होते हैं, जो कि आकर्षण बल को दर्शाता है, प्रबलतम आकर्षण बल को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं सदैव कम से कम एक कार्बन परमाणु इसमें होता ही है, कम से कम एक कार्बन परमाणु तो होगा ही होगा, तभी वो कार्बनिक यौगिक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधे में नहीं किया? बताइए इनमें से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधे में नहीं किया था? देखो फूलों की स्थिति का अध्ययन किया था भाई, ठीक है, तो ये तो आपका होगा। पौधों की ऊंचाई का अध्ययन भी किया था और बीजों की आकृति का अध्ययन भी किया था। पत्ती के आकार का अध्ययन मेंडल ने नहीं किया था, तो पत्ती का आकार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है भाई। परमाणु भार पूछे सोडियम का कितना होता है? तो 13 होता है, याद रखेंगे। अगला, जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कार्बोक्सिल अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को सॉपिनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहा जाता है। देखो ठीक है, एस्टेरिफिकेशन नहीं, साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि 10 kg की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि द्रव्यमान आपको दे के रखा है 10 और बल यानी F का मान आपको दे के रखा है 0 न्यूटन, ठीक है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, जहाँ पर F का मान 0 दिया हुआ है, m का मान आपको 10 दे के रखा है, त्वरण आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन का मान क्या हो जाएगा साथियों? ओवरऑल 0 ही तो होगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होती है और देखो प्रोटॉन की संख्या भी जो है 8 होती है। और साथियों जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूट्रॉन होता है, यानी 8 अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। इसमें इसका अगर द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जाता तो फिर आपका 16 हो जाता। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योगफल। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, 16। चलिए आगे देखिए, अगला है यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है, ठीक है, तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है
करेक्ट आंसर होगा शून्य होगा भाई, शून्य होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भार को तो वो सिर पर रख कर चल रहा है ना। भार पर कोई भी कार्य हो रहा है क्या? कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। भार जो है, भार को अगर उठाया जाता, ठीक है, नीचे रखा हुआ है, अगर यहाँ पर नीचे भार है कोई भी, इसको जब आप उठाओगे तब वहाँ पर बल लगेगा, ठीक है, लेकिन वो सर पर रखा हुआ है और क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो बल जो है आपका क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, शून्य लगेगा। आगे देखो, एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एथेनॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एथेनॉल एक सुखद गंध वाला द्रव होता है और यह जल में मिश्रणीय होता है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पौधों की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण किस दिशा की ओर निर्गत होगी? तो एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस बोला है ना। देखो, एक उत्तल लेंस में मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण किस ओर निर्गत होती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली यानी रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है? बताइए, कंकालीय पेशियां जो होती हैं उसका सही वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है भाई? तो बी में लिखा हुआ है। ए में लिखा है छोटी बेलनाकार, तो होता ही नहीं है। लंबी होता है, बेलनाकार होता है, अशाखित होता है, बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती है और ऐच्छिक नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है, ऐसा होता है उत्तल लेंस, ठीक है, जो किनारों में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो भाई एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। इस आकृति के कारण इससे होकर गुजरने वाली समानांतर या समांतर प्रकाश किरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह किरणों को प्रसारित कर देता है जिससे अपसारी क्रिया होती है। नहीं, बी में लिखा है यह किरणों को एक बिंदु पर मिलने का कारण बनता है जिससे अभिसारी क्रिया होती है। बिल्कुल, अपसारी नहीं, अपसारी तो अवतल में होता है, अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान लंबाई, ठीक है, जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रभावित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार कौन सा होगा भाई? देखो, उच्च प्रतिरोध किस तार में होगा? उच्च प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में निलंबन क्या होता है भाई? सस्पेंशन, निलंबन जो होता है क्या होता है? तो बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण। कोलाइडी परीक्षण नहीं होगा। देखो, कोलाइडी परिक्षेपण के कारण क्या आप देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत गीजर करता है, इस्त्री भी करता है, विद्युत फ्यूज भी करता है, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर क्या धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करता है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिणाम है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है? तो जहां भी एटीपी आए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको आंसर करना है। अगला सवाल है, मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट नलिकाओं से होकर गमन नहीं, बिंदुओं को जोड़ने वाले विशिष्ट तंत्रिकाओं तक के माध्यम से नहीं, स्पर्श स्थल पर नई सहायक कोशिकाओं के विकास के माध्यम से नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से। ठीक है, अगला सवाल है, जब एक छात्र
एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। देखिए, जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर रखता है, ठीक है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। देखो, वास्तविक बनेगा क्योंकि उत्तल लेंस बोला है, ठीक है, उल्टा होगा और बिंब से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है। तो वृषण से भाई, टेस्टिस से अगला है। पीएच स्केल की रेंज क्या दर्शाती है। तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को, और इसकी रेंज आपसे पूछा है जो कि होता है 0 से 14 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, जीवों में आनुवांशिक विविधता का महत्व यह है कि, बताइए, जीवों में आनुवांशिक विविधता यानी वेरिएशन का महत्व यह है कि यह जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। संचारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है। देखिए, जो संचारण होता है ना, यह सामान्यतः किस रूप में, देखिए, जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगाना संचारण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है। ए में लिखा है, एक समृद्ध प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, नहीं। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, नहीं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, एक समृद्ध प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है भाई। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, परिणाम यहाँ पूछा था कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है, तो ये तीनों हैं। जैसे कि एक समृद्ध प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, बिल्कुल रहती है, ये तो परिणाम है। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम ये भी हो सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में गलत लिखा हुआ है कि एक समृद्ध प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, जबकि हमें पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऊर्जा सृजन किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको गलत ही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ए में लिखा है पिच की तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है, बिल्कुल ये तो गलत होगा आपका। 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च होगी, गलत यार। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसी की उच्च ध्वनि होगी ना, ध्वनि की पिच। देखो, तो 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संचारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगा। बताइए, कौन सी स्थिति है जो लोहे के संचारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगा। ए में लिखा है घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, बिल्कुल यही बोल रहा है कि लोहे के संचारण को सबसे प्रभावी रूप से, यानी लोहे पर सबसे आसानी से जंग कब लगेगा। शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त, नहीं, इसमें नहीं लगेगा। शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ, नहीं। जस्ता की एक पतली परत में लेपित गैल्वेनिकृत लोहा, नहीं, इसको तो यार इससे तो जंग लगेगा ही नहीं, ये बचेगा। ए में है घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, बिल्कुल इसमें जंग लगेगा। वही आपको बताना था किसमें जंग लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला है, घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बताइए, घरेलू सर्किट में जो हम लोग भू संपर्क तार लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए विद्युत आघातों से बचना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक 96 kg का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रमा पर उसका भार आपसे पूछा है ना, तो इसका भार निकालिए, सिंपल ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये जो 96 kg है ना, इसको आपको न्यूटन में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए बल का फॉर्मूला लगाएंगे F = m/a, ठीक है। F बराबर m/a, जहाँ पर m का मान आपको दे के रखा है 96 और
ए यानी एक्सेलरेशन का मान हम जी का मान हम ले सकते हैं जो कि दिया हुआ है 10। इसको सॉल्व करोगे तो 960 न्यूटन आपका आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। और देखिए अगर आपको चंद्रमा पर उसका भार निकालना है तो साथियों पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 1/6 भार आपका चंद्रमा पर हो जाता है। तो पृथ्वी पर कितना है 960 है, इसका 1/6 कितना हो जाएगा 6 एक कम 6 और 6 छक 36 यानी 160 न्यूटन आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परमाणु का कौन सा गुण, ठीक है, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है, तो उसका श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है, बताइए। द्रव्यमान संख्या आप कैसे निकालते हैं, तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर, तो हमें क्या चाहिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा इनमें से क्या है। डी में है यह एक हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान होता है, नहीं। यह एक परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, नहीं। यह किसी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होता है, नहीं। ये सही है कि यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, बिल्कुल भाई, कार्बन 12 परमाणु के सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। ये भी एक प्रकार का परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, तो देखिएगा साथियों कौन सा संतृप्त है, तो एथेन एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बाकी एल्किन और एल्काइन जो होते हैं ये दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन क्यों संतृप्त होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिएगा जितने भी एल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है भाई। तो देखिए एल्केन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन भी एक प्रकार का क्या है, एल्केन समूह का ही है, तो इसमें भी जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही आपको देखने को मिलता है। तो ब्यूटेन जो है बेसिकली एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड है जो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 10 न्यूटन आएगा। 5 दूनी 10, F इक्वल टू होता है m इंटू ए, जहाँ पर m का मान 5 kg है और एक्सेलरेशन का मान आपको दे के रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। एक गांव जो नियमित रूप से सूखे में जूझता है वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा। ये एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है, ये सारे क्वेश्चन 2025 में आए हुए क्वेश्चन है। देखो 2025 में आपका पेपर 101 शिफ्ट में हुआ था और हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन साइंस का था, यानी 2525 क्वेश्चन आपको पूछा गया था टोटल साइंस का, और ये 2525 क्वेश्चन मैं आपको 25 दिन में कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज ये क्लास अगर आप पूरा देखते हैं और पिछले के क्लासेस देख चुके हैं तो आज आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डेली 100 क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल संचयन और जल संभर प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा। वर्षा जल का संचयन और जल संभर का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन जो होता है फ्रेगमेंटेशन का क्या लाभ होता है, तो पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है, तो ऑप्शन नंबर ए ये तीव्र गुणन लाता है भाई, ये तेजी से गुणन लाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्लोएम का कौन सा घटक है जो मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। देखिए फ्लोएम का कौन सा घटक है जो मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है, तो भाई ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सेब एलिमेंट्स यानी सेब अवयव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है देखिए अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ल्यूकोप्लास्ट किस रंग का होता है, तो याद रखेंगे ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा सफ़ेद रंग का।
पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी निषेचन करेक्ट होगा। वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या क्या होती है? तो 10 का पावर -10 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जब शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? शर्करा जल के साथ अभिक्रिया करती है? नहीं। शर्करा के कण नीचे बैठ जाते हैं? नहीं यार, ये समांगी मिश्रण है। जल वाष्पित हो जाता है? नहीं। देखो शर्करा के कण जल के कणों के बीच जगह बना लेते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। कहने का मतलब यही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओम का नियम किस स्थिति में मान्य होगा? बताइए। देखिए ए में लिखा है केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम मान्य होता है, याद रखना। V = IR इसका फॉर्मूला होता है। अगला सवाल है नारियल के छिलके यानी हस्क में अधिकांशतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नारियल का जो छिलका होता है ना, देखते हो बहुत कठोर होता है। इसमें अधिकांशतः क्या पाया जाता है? कौन सा उत्तक? तो स्क्लेरन कायमा नामक उत्तक पाया जाता है और इसका कार्य होता है सामर्थ्य और दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी लेंस सूत्र किस रूप में दिया गया है? कल भी मैंने आपको बताया था लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? बस माइनस के जगह पर प्लस लगा होता है। आगे देखिए 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जहां जी का मान दे के रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो साथियों पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। ठीक है, m यानी द्रव्यमान 3 kg दे के रखा है और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे के रखा है, ऊंचाई 6 मीटर दे के रखी है। तो इसका मान कितना होगा? देखो 6 या 18 और 10 से गुना करोगे तो 180 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा और 180 जूल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बीज परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो देखो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण नहीं है, यानी न्यूटन के 3rd लॉ का उदाहरण नहीं है? ए में है तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी तैराक को आगे की ओर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। बंदूक पीछे हटती है और गोली आगे बढ़ती है, ये भी है। कार पर इंजन का बल लगता है और कार आगे बढ़ती है, ये नहीं है यार, ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी देखिए डी में लिखा है बल्ला गेंद पर बल लगाता है और गेंद बल्ले पर बल लगाती है, बिल्कुल ये भी जो है क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। सी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है तथा क्या दर्शाता है? तो कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है क्योंकि यह चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है और श्रृंखलन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यदि किसी तरंग की काल अवधि t है, ठीक है, तो 1/t क्या दर्शाता है? तो 1/t क्या दर्शाता है? 1/t जो है ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है ना, आवृत्ति को दर्शाता है, हर्ट्ज को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना होगी? बताइए। यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाएगा तो क्या होने की संभावना होगी? ऑप्शन नंबर बी। देखो विलयन जो है साथियों, विलयन जो है अस्फालित हो सकता है और दाह का कारण बन सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ठोस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देखो ठोस ए में लिखा है निश्चित आकार का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठोस का आकार निश्चित होता है, स्थिर दृढ़ता होती है, बिल्कुल, और निश्चित आयतन भी होता है ना ठोस का। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी और सी तीनों ही सत्य है भाई।
बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक माध्यम में प्रकाश की चाल और उसके माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में नहीं, माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किया जाने वाला तरीका की पहचान करिए। ये तरीका नहीं पहचान करना है कि कीट पीड़कों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके। भाई पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीकों की पहचान करना है। तो ए में है मूल, तना और पत्ती को काटकर, ये तो तरीका उपयोग किया जाता है। कोशिका रस चूसकर ये भी किया जाता है। तने और फलों को छिद्र करके ये भी किया जाता है। लेकिन तने पर तने पर विस्पर्ण करके ये तरीका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है इसको सांद्रण कहते हैं। सांद्रण करेक्ट आंसर होगा। किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या क्या होती है? तो किसी असंतुलित नहीं, संतुलित बोला है। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दोनों पक्षों में बराबर होती है। सिंपल सी बात है। अगला, एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर धारा खींचता है। इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रभावित हो रहा है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए धारा यानी आई का मान आपको यहाँ पर दे के रखा है कितना? 0.15 एम्पियर, और टाइम 8 मिनट में दे रखा है। तो टाइम का मात्रक सारा आपको ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। 8 मिनट को आप सेकंड में बदलिए तो कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48 यानी 480 सेकंड हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है भाई? आवेश, विद्युत आवेश में प्रभावित होने वाली धारा को ज्ञात करने के लिए Q इक्वल टू होता है आपका I इंटू टी, जहाँ पर I का मान आपको कितना दे रखा है? 0.15, और T का मान कितना दे के रखा है? तो T का मान अभी हमने निकाला था 480। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। सिंपली इसको सॉल्व करिए। देखो ये 0 हटेगा तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 आपका नीचे उतर जाएगा। इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 होता है। तो 72 कूलम आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश की मात्रा, आवेश को किससे मापते हैं? तो कूलम से। आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है। तो 72 कूलम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस प्रकार से होता है या किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण या तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों के फैलने से रोकता है? कॉपरेटिव नहीं, कॉन्डोम। कॉन्डोम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्डोम का उपयोग करना। जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो कौन सा कथन उसमें सम्मिलित बलों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखो ए में लिखा है पक्षी जो है वायु को नीचे की ओर धकेलता है लेकिन उस पर कोई समान और विपरीत बल कार्य नहीं करता, गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है पंखों का वायु पर नीचे की ओर धकेलना क्रिया है और पंखों पर वायु द्वारा ऊपर की ओर उत्थान प्रतिक्रिया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जा सकता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यार्थी
कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है, तो उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो वो साथियों 25 मीटर यानी सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड जो कि दूर होता है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसा कब होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा और उसके उपचार के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। ए में लिखा है यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता है, गलत लिखा हुआ है। यौगिक को दो से अधिक तत्वों के मिश्रण, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण होते हैं, जबकि विलयन केवल यौगिकों के मिश्रण होते हैं, ये भी गलत है। यौगिक सदैव ठोस होता है लेकिन विलयन किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं, बिल्कुल ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। भाई अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका का अंग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी है, गोल्जी उपकरण भी है, लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, ये कोशिका का अंग नहीं है, ये कोशिका में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार होता है यह हमेशा वस्तु से छोटा होता है, हमेशा वस्तु से छोटा, याद रखना। निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? तो शाखित श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन आइसोब्यूटेन में पाया जाता है। यह सवाल बहुत बार रिपीट हुआ था पिछली बार, याद रखना। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? सिंपल सा सवाल है, पास्कल करेक्ट आंसर होगा। 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विराम अवस्था में है, ठीक है। इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है, तो पिंड का अंतिम वेग क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा सवाल है साथियों। सबसे पहले आपको देखो गति का पहला समीकरण क्या कहता है? गति का पहला समीकरण अंतिम वेग v बराबर होता है u + at होता है ना। तो भाई इसके लिए आपको देखो क्या चाहिए भाई, इसके लिए आपको u का मान दे रखे या ना दे रखे, यानी प्रारंभिक वेग दे या ना दे, आपको यहाँ पर जो है ना एक्सेलेरेशन का मान यानी त्वरण का मान चाहिए ही। तो त्वरण सबसे पहले निकालिए। त्वरण किससे निकालोगे? तो बल के फॉर्मूले से, F = m × a होता है, आपको पता ही है। तो F आपको दे रखा है 20 न्यूटन, ठीक है। तो F बराबर m × a, m का मान दे रखा है 5 kg और द्रव्यमान आपको निकालना है। तो A = हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A = हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका न्यूटन का मान निकल के आएगा, ठीक, माफ करना, एक्सेलेरेशन का मान निकल के आएगा। अब लगाइए गति का पहला समीकरण जो कि कहता है v = u + at। u का मान यहाँ पर 0 दे रखा है, प्रारंभिक वेग। a का मान अभी हमने निकाला था 4 आया था, और टाइम भी आपको 4 सेकंड दे के रखा है। तो ओवरऑल v = कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, ठीक है। तो 16 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण में पूर्व लग्न, ठीक है, यानी प्रेफिक्स या अनुलग्न यानी सफिक्स के साथ मूल संशोधन किसका सूचक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नामकरण में पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ मूल संशोधन ये किसका सूचक होता है? ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति का। प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है, एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? देखिएगा, एक आयत जिसके अंदर एक विकर्ण रेखा हो नहीं, एक वृत्त जिसके अंदर एक क्रॉस रेखा हो नहीं, एक लंबी और एक छोटी रेखा एक दूसरे के समानांतर। सेल को कैसे दर्शाते हैं? एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, इस प्रकार से, ठीक है।
एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन क्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा पुनर्उत्पादन कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोशिका देखिए ये जो है ना साथियों, ये हाइड्रा जो है दो विधि से अपना प्रजनन कर सकता है। एक तो आपका बडिंग मेथड यानी मुकुलन विधि, और एक आपका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन विधि से। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा है लाल रक्त कोशिका, देखो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी डिस्क आकार की होती है जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता है, बिल्कुल ये सही है भाई। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित होती है क्या? बिल्कुल होती है। देखो पेशी कोशिका तकवा आकार यानी स्पाइंडल शेप्ड की होती है क्या? बिल्कुल होती है। श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर होती है क्या? बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे सर क्यों? देखो जो डब्ल्यूबीसी होता है ना श्वेत आकार, इसका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है, इसकी कोई निश्चित आकृति होता ही नहीं है, कोई शेप होता ही नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शुक्रबाह उच्छेदन यानी वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वेसेक्टोमी में क्या होता है, बेसिकली यह शुक्र वाहिकाओं यानी वास्ट डिफरेंस को अवरुद्ध करके यानी वास्ट डिफरेंस को काट के शुक्राणुओं के स्राव को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जिसमें ब्रिय तो निकलता है लेकिन वो शुक्राणु रहित हो जाता है। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? तो आयनिक आबंध। याद रखना, धातु जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? तो आयनिक बॉन्ड। याद रखेंगे। बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरते हैं? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगी? जो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो इनमें से कौन आयरन से अधिक अभिक्रियाशीलता वाली धातु है? चांदी तो नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। जिंक और क्रोमियम में आपको डाउट होगा, तो जिंक और क्रोमियम इन दोनों में कौन सी है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर होता है? तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। देखो जिंक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता। जब मुख का पीएच किससे नीचे चला जाता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है? तो 5.5। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो भाई दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से क्यों गिरते हैं? तो ये फल जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करती, माफ करना, कौन सी तरंग विशेषता है जो ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आयाम। पुष्पीय पौधों में प्रजनन के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए पुष्पीय पौधे जो होते हैं सबसे पहले क्या होता है इनमें भाई? तो सबसे पहले परागन होता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है और फिर अंकुरन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक विद्यार्थी कहता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसीलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? एक विद्यार्थी कहता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसीलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं करते। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ए में लिखा है पौधे भी जंतुओं की तरह तंत्रिकाओं का उपयोग करते हैं। नहीं, पौधे देखिए, पौधे हार्मोनल और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। आपको यहाँ पर वैज्ञानिक उत्तर देना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है? देखो करेक्ट होगा धारा। धारा करेक्ट होगा। जब सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान समान होता है, और जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज का मान समान होता है। दोनों ही याद रखेंगे। अगला है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से
आपको डैश जो है यहाँ पर क्या कथन, कौन सा कथन सही आएगा यही आपको बताना है। तो देखिए, परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है, ये सही होगा। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, स्कूल के बगीचों में तितलियां अक्सर फूलों पर आती है, जबकि गिलहरियां काष्ठ फल यानी नट्स खाती है। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तितलियां सर्वाहारी, गिलहरी मांसाहारी नहीं। तितलियां मांसाहारी, गिलहरी सर्वाहारी नहीं। तितलियां भी शाकाहारी है और गिलहरी भी मांसाहारी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मांसपेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करते हैं? बताइए, किस प्रकार की मांसपेशियां हैं जो उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करते हैं? तो कंकालीय पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपके 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं साइंस के साथियों। रात में आपको करंट अफेयर्स का क्लास मिल जाएगा जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, जरूर देखना है। और उससे पहले मैंने साइंस के और करंट अफेयर्स के जो क्लासेस करा दिए हैं, जरूर जाकर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। और डिस्क्रिप्शन में नए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो कर ज्वाइन हो जाना। नए व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने डाल दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।